स्वागत है, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। और अब हम बात करेंगे बिहार की। एंटी मोदी मोर्चा बनाने की बड़ी कवायद चल रही है और इसके अगवा है नीतीश कुमार। लेकिन इस एंटी मोदी मोर्चा में पहले ही टूट कैसे शुरू हो गई और अब आगे क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। दोपहर 3 बजे के बाद आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में बिहार की रणनीति पर बात होगी। बिहार में एनडीए का कुनबा कैसे बढ़े, इस पर मंथन होगा। गिरिराज सिंह के घर पर बैठक होगी, इसमें 12 लोग शामिल होंगे। मीटिंग में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े होंगे, सह प्रभारी हरीश द्विवेदी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी होंगे। इनके अलावा नित्यानंद राय, सुशील मोदी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे और बिहार के 2 संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। और यह कहा जा रहा है कि बिहार में छोटे छोटे दलों को साथ लेकर एक गठबंधन की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। एलजेपी वहां पहले से बीजेपी के साथ है। चिराग पासवान और बाकी दलों को साथ लेने की तैयारी है। इस पर आपको पूरा अपडेट देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, बिहार में नीतीश कुमार का कुनबा कैसे बिखर रहा है और एनडीए कैसे जुड़ रहा है? और बिहार एनडीए की सौरभ बात करें तो सबसे पहले ये जानकारी बहुत दिलचस्प रहेगी जानना दर्शकों के लिहाज से कि बिहार में कौन कौन से सहयोगी गठबंधन होंगे। ये इसकी जिम्मेदारी बिहार प्रदेश बीजेपी को नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है, केंद्रीय स्तर पर किया जा रहा है। और उसमें जो बातचीत की जा रही है उसको बिहार के नेताओं को अपडेट किया जाता है। टॉप सोर्सेज ने हमें ये जानकारी दी है कि जीतन राम मांझी के साथ भी बातचीत हो चुकी है और वो बातचीत सिर्फ अब जीतन राम मांझी की तरफ से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करें, उसके ऐलान होना बाकी है। अन्यथा सोर्सेज का यह कहना है कि जीतन राम मांझी के बेटे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है नीतीश सरकार से, उन्हें गया से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाएगा, गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाएगा, माफ कीजिएगा, बीजेपी का नहीं, गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ेंगे गया से और एनडीए गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव। तो कुल मिलाकर इससे आप समझ सकते हैं कि जो पर्दे के पीछे की रणनीति थी वो ऑलरेडी पूरी तरह से अमल में आ चुकी है, बस उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होना बाकी है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन की अगर आप बात करें जो भविष्य में कौन कौन से दल इनके साथ आने वाले हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, वो दोनों भी ऑलरेडी साथ आएंगे, ऐसा बीजेपी के टॉप सोर्सेज के द्वारा हमें बताया जा रहा है। पारस तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है ही। तो कुल मिलाकर बिहार में एक एनडीए का बड़ा चेहरा दिखाने की तैयारी, बस उसके लिए समय का इंतजार किया जा रहा है। जैसे जीतन राम मांझी का इंतजार इस लिहाज से किया जा रहा था कि अब जबकि बिहार में विपक्षी दलों द्वारा एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है 23 जून को, तो उससे पहले उसकी हवा निकाली जाए और जीतन राम मांझी के बेटा ने उसी हिसाब से इस्तीफा दिया है और आगे जल्द ही वो एनडीए का दामन भी थामेंगे, ऐसा टॉप सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं। और बिहार बीजेपी की आज जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उसमें सारे कोर ग्रुप के नेता नहीं है, बल्कि सेलेक्टेड नेता हैं। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप में ऑलरेडी 15 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 12 लोगों की यह बैठक बुलाई गई है और उस बैठक का मकसद यही है कि पॉलिटिकल कंडीशन पर चर्चा की जाए और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य दलों के साथ जो बातचीत की जा रही है उसको उन्हें भी जानकारी दी जाए। सौरभ जी, देवेंद्र, महागठबंधन की तर्ज पर देशव्यापी महागठबंधन बनाने की तैयारी, उसकी रूपरेखा बिहार में तय होगी 23 को। उससे पहले बिहार के गठबंधन में ही सेंध। प्रदीप जी, देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं, तो उस लिहाज से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात इसलिए है कि नीतीश कुमार पिछले 15-20 सालों से जो एक सोशल कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके 2 मुख्य धड़े थे। मतलब उनकी अपनी जाति जो है कुर्मी और उसके साथ जो है कुशवाहा मिलाकर लवकुश का समीकरण, और दूसरा महादलित का जो है ये जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी के छोड़ने का या अलग होने का मतलब है वो जो उनका कोर वोट है उस पर हमला। अब वो कितना होगा, कितना जीतन राम मांझी ले जा पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन साइकोलॉजिकली आप देखिए तो बड़ा झटका है नीतीश कुमार के लिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो गठबंधन के जो महागठबंधन है बिहार का, उसके जो मुख्य 2 पहिए हैं, आरजेडी और जेडीयू, उनमें से एक पहिया जो जेडीयू का है वो पंक्चर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसकी लोकप्रियता, जनाधार नीतीश कुमार का लगातार कम हो रहा है। उनकी साख कम हो रही है, उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है, उनकी पार्टी में चिंता है लोगों को कि क्या करें, भविष्य क्या होगा, किस तरफ जाएं। ये सारी चिंताएं हैं और ये जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे बढ़ती जाएंगी। जो 16 उनके लोकसभा के सदस्य हैं, उनको मालूम है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे। यहाँ जीत पाएंगे कि नहीं, ये उनको शंका है। तो इसलिए जो है
वो गठबंधन केवल मांझी के निकलने से नहीं, इन लोगों के जुड़ने से, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के जुड़ने से, उसके अलावा चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान की लिगेसी, पॉलिटिकल लिगेसी है, उन्हीं के पास है। तो इसलिए ये मिला के एक कोलिशन, जो सोशल कोलिशन बीजेपी बना रही है, वो जमीन पर ज्यादा इफेक्टिव है। अब जैसा आपने कहा कि जेडीयू लगातार कमजोर होती जा रही, खबर यह है संतोष मांझी, जीतन राम मांझी के बेटे ने जब इस्तीफा दिया मंत्री पद से, तो उन्होंने कहा कि हम पर बड़ा दबाव ये बनाया जा रहा था कि अपनी पार्टी का विलय कर दो जेडीयू के अंदर, और इसकी पुष्टि जेडीयू की तरफ से ही हो गई और ललन सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि हां, हम उनका विलय कराना चाहते थे, छोटी छोटी दुकानें बहुत चल रही थी, उसकी जरूरत नहीं थी। सुनिए। आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था पार्टी में कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते हो? विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते हैं। अब वो आगे पीछे की बातचीत वो ये कहना चाहते हैं कि भाई इनके मन में पहले से चोर था, ये जाना चाहते थे, लेकिन ये छोटी छोटी सारी दुकानों को मिलाकर के मॉल बनाने की उनकी आकांक्षा थी, तो उन्होंने बता ही दिया। देखिए, जीतन राम मांझी जनता दल यू में ही थे, उनको नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और ये सोच के बनाया था कि वो उनके वफादार साबित होंगे और महादलित, जैसा प्रदीप जी ने कहा कि महादलितों का जो है उनका बेस और एकजुट होगा, क्योंकि मुसहर जाति से वो आते हैं, मुसहर जाति का अच्छा खासा वहाँ वोट है, 3-4% वोट है मुसहर जाति का। लेकिन बाद में जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, जो कि कुर्सी पर बैठने के बाद बढ़ जाती हैं, और उन्होंने अपनी पींगे बीजेपी के साथ बढ़ानी शुरू कर दी। और जब विधानसभा का चुनाव आया 2015 का, तब तक वो बीजेपी के साथ जा चुके थे एनडीए में और लड़े चुनाव, लेकिन वहाँ हारे चुनाव। मुश्किल से शायद एक विधायक उनका जीत पाया था, कोई या खुद ही जीत पाए थे, बाकी सब हार गए थे। तो उनकी ताकत तो उस दिन समझ में आ गई थी जब बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। उसके बाद दोबारा फिर वो वापस आए नीतीश कुमार के साथ और आरजेडी के साथ, और फिर गठबंधन में गए। तो जीतन राम मांझी एक ऐसे मांझी हैं जो अपनी नाव को सभी धाराओं में चलाते हैं। कभी इस धारा में, कभी उस धारा में। तो जो धारा उनको लगती है कि सूट कर रही है, उसमें चले जाते हैं वो। अब आगे वो किस धारा में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये आने वाले वक्त। देखिए, लेकिन इस सब का इम्पैक्ट क्या जाता है, क्योंकि सारे विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं नीतीश कुमार। उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने ये, जब उनसे पूछा गया कि आप इसमें शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि हमारी तो छोटी सी पार्टी है, 6 हमारे सांसद हैं, 6 के 6 जीत जाए अगर, तब भी कोई बड़ा रोल नहीं, तभी हम कोई बहुत बड़ा योगदान तो नहीं करने वाले। पहले ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो ये आपस में मिलकर के दिखाएं। सुनिए। इसमें जब हमारा रोल ही इतना छोटा है तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत। यूनिटी वो लोग पहले करें जिनकी 40-50 सीटें हैं। अक्सर बेशतर हमें ये देखने को मिलता है कि जिनकी 100-200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50, 60, 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने वाले गोवा से सीट कैंडिडेट उठाते हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने वाला दिल्ली में कैंडिडेट खड़ा करता है। इससे कौन सी यूनिटी का हमें फिर मिसाल मिलता है। जिन लोगों का जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है वो भी यहाँ बीच में जो है फड़फड़ाते हैं। पहली जो बड़ी पार्टियां हैं वो हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम छोटी पार्टियां जो है यूनिटी की बात कर सकते हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने बात बिल्कुल पते की कही कि करके दिखाना है तो पहले राहुल गांधी, ममता बनर्जी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बना करके हमको दिखाएं, अखिलेश यादव आए, पहले वो कुछ बात करें। व्यवहारिक बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक तलखी भी है। ये 370 पर बाकी पार्टियों ने उनका साथ नहीं दिया। खास तौर से उन्होंने जिक्र किया जब अरविंद केजरीवाल समर्थन की बात कर रहे थे, तब कहा कि भाई 370 पर कहाँ थे, अब समर्थन मांगते हुए शर्म नहीं आती है। तो तलखी वो बार बार निकल कर आती है कि 370 पर हमको सबने डिसोन कर दिया, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अब आपको
विपक्षी एकता की जरूरत है तो हमको बुला रहे हैं, वो उसी पर कह रहे हैं कि कुल तो 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, 6 की 6 जीत जाए तब भी क्या कर लेकिन लेंगे इनकी आप? पार्टी का किनारा तो तय है ना, या इनका भी पतवार कहीं और ले जा सकती है? नहीं नहीं, किनारा तय नहीं जा सकती है, कोई जा मतलब सकती है। एनडीए में की तरफ थे आ ही सकते हैं। पहले मंत्री थे। 370 के बाद भी हाँ भाई, सवाल ये है कि ये कह चुके हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको मानेंगे, उस समय तक इंतजार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है? हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले आ जाए, हो सकता है उसके बाद आए। तो ये हमको लगता है कि तय करेंगे विधानसभा चुनाव, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता। ठीक। एक चीज जिसकी बड़ी चर्चा चल रही है हर्षवर्धन जी, वो ये कि नीतीश कुमार कोई एक बड़ा ग्रैंड फ्रंट बनाना चाहते थे जिसके नायक वो दिखाई दे, एकता मंच या जनता पार्टी की तर्ज पर कोई एकता पार्टी तो शायद आज के दिनों में क्या ही बनाएंगे, लेकिन एक मोर्चा बनाने की उनकी कोशिश है, एक महामोर्चा बनाने की, जो उस वक्त हुआ। लेकिन क्या वो ख्वाब बुनते बुनते ही बिखर रहा है? देखिए, आपने कहा कि भाई हमारा एक तरह से कहें कि रिश्ता बनेगा, और अपनी ताकत बताई कि हमारे परिवार में ये चाचा जी हैं, ये दादाजी हैं, वो आईएएस हैं, वो पीसीएस हैं, ये बड़े पैसे वाले हैं, और सबको अलग अलग जिम्मा दे दिया। और जब रिश्ता तय हो गया, बारात दरवाजे पे आने वाली हुई, तो जो टेंट का जिम्मा था वही निकल गया, जो खाने का जिम्मा था वही निकल गया। जिस भरोसे कहे थे कि हम बड़े नेता बनने वाले हैं, दरवाजे पे बैठे हुए थे अपना पगड़ी उगड़ी लगा के, बढ़िया कलफ वलफ दे के कुर्ते में, कहे भैया आप तो खुद ही सब करना है। तो नीतीश जी का हाल बिहार में वही हो गया है। और देखिए, बार बार दो बातें कही जाती थी। नंबर एक, विदेश में जो भी बदलाव आएगा वो बिहार मॉडल से होगा। बिहार मॉडल कौन सा था? लालू जी, नीतीश जी एक साथ आ गए और सातों पार्टियां एक साथ है, ध्वस्त हो गया। दूसरा कहा जाता था कि देखिए, बिहार जब बात करता है तो दूसरे राज्यों तक भी वो संदेश पहुंचता है। दूसरे राज्यों से क्या संदेश आ रहा है? आपने उमर अब्दुल्ला की बात सुन ली, ममता बनर्जी की बात सुनते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात सुनते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि उठक बैठक वाले के चंद्रशेखर राव वो तो एकदम ही आउट हो गए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब उस गठजोड़ के संयोजक बनने के सर्वथा योग्य हो गए हैं। जैसे शरद पवार का कोई आधार नहीं रह गया था तो वो एनडीए के संयोजक थे, ऐसे ही उस गठजोड़ शरद यादव वैसे ही अब उसके संयोजक ये बन सकते हैं, उसके योग्य हो गए। चलिए, बिहार की बात हुई, महागठबंधन में टूट की बात हुई, महाराष्ट्र में लेकिन जो सरकार चल रही है एनडीए की, उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी और शिंदे के बीच झगड़े की खबर है। कल अखबारों में शिंदे सरकार ने एक विज्ञापन दिया था और आज दूसरा विज्ञापन देना पड़ा उनको, दोनों आपको दिखा रहे हैं। और जो पहला विज्ञापन दिया था, इसमें उन्होंने खुद को देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय डिक्लेयर कर दिया था। इसी इश्तिहार से बीजेपी नाराज हुई। नाराजगी इस बात की थी कि पहली बात तो देवेंद्र फडणवीस से आगे वो दिखा रहे हैं खुद को, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर भी इसके अंदर नहीं है। तीसरा, बीजेपी के किसी व्यक्ति को इस इश्तिहार के बारे में हवा ही नहीं थी। कल के विज्ञापन का टाइटल था राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, और एक सर्वे का हवाला जो है वो दिया गया था। सर्वे का आजकल बड़ा चलन है, ये सर्वे किया गया था। इस सर्वे में ये दिखाया गया कि एनडीए की सरकार अगर आज चुनाव हो जाए तो बड़ी मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी। लेकिन उस सर्वे में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे आंकड़े थे। शिंदे ने केवल उसमें से 2 बातें उठाई कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं और वो खुद कितने लोकप्रिय हैं। इतना भर भी बताते तो भी ठीक था। उन्होंने उसमें एक तीसरा आंकड़ा और जोड़ दिया कि मुख्यमंत्री की पसंद के लिए उनको कितने % लोग पसंद करते हैं और उनसे कितना कम देवेंद्र फडणवीस को पसंद करते हैं। यह बात देवेंद्र फडणवीस को चुभ गई है। ये देखिए, ये वो आंकड़ा है जिसमें वो अपने बारे में कह रहे हैं कि जनता की पसंद सीएम के तौर पर पहली मैं हूं 26% पर, और देवेंद्र फडणवीस के लिए लिखा 23% जनता उनको पसंद करती है। यह आंकड़ा जो है उन्होंने बताया। और पब्लिक की चॉइस की पार्टी बीजेपी और शिवसेना शिंदे, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। पब्लिक चॉइस की जोड़ी उन्होंने बताया, देवेंद्र और शिंदे 49%, और बीजेपी और शिवसेना की खुद की जो जोड़ी है वो 46% लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। अब देवेंद्र पराशर के पास हम चलते हैं। देवेंद्र, इसके बाद आज एक दूसरा इश्तिहार निकाला गया। उस इश्तिहार के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी हैं, उसके अंदर बाला साहब ठाकरे भी हैं, अनंत गीते भी हैं, और देवेंद्र फडणवीस के साथ खुद शिंदे साहब भी हैं। तो हुआ क्या कल और आज क्या ये उसकी भरपाई है? निश्चित तौर पे सौरभ भरपाई है, क्योंकि कल जिस तरह से वो ऐड आया था,
सार्वजनिक तौर पे बीजेपी के नेता भले ही ये कह रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अलग दल हैं, गठबंधन के तहत हैं, कोई सर्वे आया है तो अपना विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं था और शिंदे को भी इस बात का एहसास हुआ। और एक बहुत लाजमी सी बात सौरभ हो जाती है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर अपने मंत्री के अंतर्गत डिप्टी सीएम उसको बनना पड़े और उनका मंत्री मुख्यमंत्री बन जाए तो समझा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए उससे कोऑर्डिनेशन रखना कितना मुश्किल रहा होगा या मुश्किल हो रहा है लगातार। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। हालांकि इसमें बीजेपी आला कमान यानी कि दिल्ली बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है और लगातार शिंदे के साथ कम्युनिकेशन जारी रखा जाता है। गठबंधन की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर नहीं है। जो कुछ भी महाराष्ट्र का संचालन हो रहा है वो दिल्ली से हो रहा है, जिसके चलते ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन ये कोई विकराल रूप धारण कर ले इसकी संभावना दूर दूर तक बीजेपी नेताओं को भी नजर नहीं आती, हमें भी नहीं लगता ऐसा। मतलब यहाँ से बात बढ़ के कोई टूट की ओर या गठबंधन में दरार आ जाए ऐसी कोई हालात बनते नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ऐसे हालात तो बनते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये आश्चर्य है कि उसी सर्वे में उद्धव ठाकरे को 7% या 11% दिखाया गया। वो दिखा देते हैं। वो प्रतिद्वंदिता एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे से है। अगर विज्ञापन में वो दिखाते तो बात समझ में आती कि देखिए शिवसेना के विभाजन के बाद अब हमारे साथ शिवसेना जो पुरानी है उसके लोग हमारे साथ हैं, तो उनका पक्ष और मजबूत होता। उनकी देवेंद्र फडणवीस से प्रतिद्वंदिता नहीं है और उनको मालूम है कि बीजेपी गठबंधन की बड़ी पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनसे तुलना करना ये इश्तिहार छापना, हाँ, और इश्तिहार छापना। भाई सर्वे में आ गया, आप कह सकते हैं कि हम क्या करें, भाई सर्वे में आ रहा है, सही है गलत है, ये हम लोगों का व्यू हो सकता है, हमारा अपना असेसमेंट हो सकता है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन विज्ञापन छापने का मतलब है कि आप उसको स्वीकार कर लिया आपने और आप ये मान रहे हैं कि आप देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। अब इसके बाद हुआ क्या? देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को एक कार्यक्रम में कोल्हापुर जाना था, देवेंद्र फडणवीस की तबीयत खराब हो गई, वो उस कार्यक्रम में नहीं गए, वो भवन में चले गए। मतलब जो भी माने इसका मतलब। इससे पहले क्या क्या हो चुका है? जब खबरें आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, देवेंद्र फडणवीस को लोगों ने कहा था कि असली सीएम ये, विपक्षी बात कहता था, तो ये अपने गांव चले गए थे शिंदे साहब, गांव जाके बैठ गए। एक बार कश्मीर भी चले गए थे घूमने के लिए, तो ये कुछ ना कुछ इससे एक चीज तो धुआं दिखाई दे रहा था। इससे स्पष्ट है कि भले ही बीजेपी और शिंदे के बीच में सब ठीक ठाक हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में ठीक ठाक नहीं है। ये तो इससे साफ संकेत है। जैसा प्रदीप जी ने कहा कि भाई आप उद्धव ठाकरे वाला अपना दिखा देते, या मोदी जी लोकप्रिय हैं और बीजेपी और जोड़ी को लोग पसंद करते हैं, ये सब दिखा देते। आप हाईलाइट कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ज़्यादा लोकप्रिय हैं देवेंद्र फडणवीस की तुलना में, यानी ये मैसेज आप देना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को, बीजेपी हाईकमान को, कि देखिए अब देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता कम हो गई है, मेरी ज़्यादा है, तो देर सवेर आप मेरे पर भरोसा करिए और हम ज़्यादा जरूरत पड़ेगी विलय कर देंगे बीजेपी में और हमको मुख्यमंत्री बनाए रखिए। तो कुल मिला के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते कि वहाँ कि कभी कोई ऐसा मौका हो कि बीजेपी उनसे कहे कि आप बैक सीट लीजिए और हम अपना आदमी ला रहे हैं अभी या चुनाव के बाद कभी भी। तो उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया, चाहते हैं उनके नेतृत्व में चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जाए, मेरी लोकप्रियता इस वक्त सबसे ज्यादा है। जी, ये एक खबर ये भी हर्षवर्धन जी साथ साथ आ रही थी कि ये कन्वे कर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आपकी सरकार के अंदर आपकी पार्टी के कोटे से बने कुछ मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। 5 मंत्रियों के नाम दिए गए थे कि इनको आपको हटाना है, और वो काम भी एकनाथ शिंदे नहीं करना चाहते। देखिए, एकनाथ शिंदे जहां आप जा रहे हैं वो जिसको कहते हैं ना कि अब रास्ता उनके लिए बंद हो जाएगा। जब ये सरकार बनी थी तब भी उनके साथ जो लोग थे उन पर बहुत गंभीर आरोप थे और विपक्ष बार बार कहता भी है कि अरे वही लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी सरकार में आ गए, कार्रवाई नहीं हो रही है। अब क्या मसला फंसा है कि देवेंद्र फडणवीस के सामने एकनाथ शिंदे थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। आप सामान्य भाव भंगिमा देखिए, अभी ठीक बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत भारी मन से प्रधानमंत्री जी के कहने पर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी वो स्वीकार ली, लेकिन ये सच है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और ये शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि अब देवेंद्र फडणवीस को हम कमान देंगे। वहां जो दूसरे चैनल खुले हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एकनाथ शिंदे को ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी जैसी पार्टी में अगर वो ये सोचेंगे कि जो नेता है भाजपा का उसको कमतर दिखाकर वो बड़े बन सकें तो यहां संभव नहीं होने वाला है। यहां सम्मान देकर ही शायद वो आगे का रास्ता तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इधर से थोड़ा सा सेंटीमेंट गड़बड़ाया
तो वैसे भी उद्धव जी के साथ शिवसैनिक सेंटिमेंट जाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। हीन भावना से ग्रसित हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये विज्ञापन तो यही बताता है। नहीं, अभी इनसिक्योरिटी किस बात की है? एक लाइन इसमें जुड़ा, बिहार में जैसे मांझी जो है एनडीए के मांझी बनना चाह रहे हैं, वैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में एनडीए के एक नाथ बनना चाह रहे हैं कि दूसरा कोई नाथ नहीं होगा, एक नाथ होंगे। मगर ये मुमकिन कैसे है? नहीं, ये नहीं, तो लेकिन देखिए ये महत्वाकांक्षा की भी पराकाष्ठा है। इनसिक्योरिटी इसलिए है कि उनको पता है कि 2024 के चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अगर जीते तो? अगर जीते जाहिर है तभी बन सकता है, बिना जीते कैसे बनेगा? बन जाएगा तो बीजेपी का बनेगा और देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है ज्यादा। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कोई। लेकिन क्या ये बात जब उनको साथ लिया गया है उस वक्त उनको क्लियर कर दी गई होगी? हाँ, बिल्कुल क्लियर किया गया होगा। ये टेम्पररी अरेंजमेंट है कि ये अभी का है, ये आपका स्टेचर बढ़ाने के लिए है। आपको मुकाबला उद्धव ठाकरे से करना है, उद्धव ठाकरे का वोट आपको लेकर आना है, तो उसके लिए आपको जितनी ताकत देनी चाहिए हम दे रहे हैं। हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 105 विधायक लेकर हम डिप्टी सीएम ले रहे हैं और 40 विधायक पर आपको सीएम बना रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या बीजेपी उनको दे सकती है? तो उसके बाद अगर ये चुनाव होता है, जाहिर है कि जितनी सीटें शिवसेना को जब एक थी मिली लड़ने के लिए मिली थी, उतनी तो इनको नहीं मिलने वाली। तो बीजेपी की सीट बढ़ने वाली है। 2014 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 47-48% था और 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 71% था। तो उस हिसाब से देखिए, तो जैसे ही कंटेस्ट करने वाली सीटों की संख्या बढ़ेगी, बीजेपी की जो है सीटें बढ़ेंगी। उसके बाद अगर 120, 25, 30 आती है, तब एकनाथ शिंदे को कैसे मुख्यमंत्री बना देगी? विशेष परिस्थिति में बन गए क्योंकि उनके आए बिना सरकार बनती नहीं। बीजेपी ने वहां अपनी सभी लोकसभा सीटों पर जो है अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए थे। ये भी एक वजह हो सकती है उनको, मैसेज गया उनको। उसमें तो खुद जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनकी सीट पर भी खतरा की जो है। असली जो मुश्किल है, जो कल्याण ठाणे की सीटें हैं, उसका खतरा। और उन्होंने कहा कि मैं त्यागपत्र दे देता हूं अपनी सांसदी से। हाँ, उनके बेटे ने नहीं, देखिए उनके पास कोई विकल्प भी नहीं होगा। जब शिवसेना बहुत मजबूत थी, बहुत साफ है कि मुंबई शिवसेना का, ठाणे भाजपा का, जब दोनों एक साथ थे तब भी ये तय था। ठाणे की म्युनिसिपैलिटी में किसका कब्जा होता था? भारतीय जनता पार्टी का। मुंबई की म्युनिसिपैलिटी यानी बीएमसी में शिवसेना का कब्जा। ये इसीलिए कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो असली लड़ाई है, क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना का वोट खींचकर ला रहे हैं? अगर वो 2024 पहुंचते पहुंचते नहीं लाते दिखेंगे तो उनकी स्थिति खराब ही होनी है। अगर वो इतने ताकतवर दिख जाएं कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करे, तो भारतीय जनता पार्टी में भी उनका महत्व बढ़ जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।